प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का सेट बी का फुल सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी कि इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सेट पेपर जो हैं अलग अलग सेट पेपरों में बनाए जा रहे हैं। यानी कि सेट ए अलग होगा, सेट बी अलग होगा, सेट सी अलग होगा और सेट डी अलग होगा। अब देखिएगा किसी को भी पता नहीं है कि किसको सेट ए मिलेगा और किसको सेट बी मिलेगा, तो इसलिए आप सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमने आप सभी के लिए चारों सेट पेपर उपलब्ध करवा दिया है। तो इसलिए आप सभी लोग चारों सेट पेपरों को अच्छे से देख जाओ। अगर आपने चारों सेट पेपरों को अच्छे से देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप लोग ये समझिएगा कि चार सेट पेपर अगर आप लोग देख लेते हो तो ये बात तो पूरी तरह से तय है कि चार में से एक सेट पेपर तो आपको मिलने वाला है। अब अगर आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर आया और आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया, तो आप ये समझिएगा कि पूरे के पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वैसा का वैसे ही पूरा का पूरा पेपर आपका आ रहा है और ए टू जेड क्वेश्चन भी आपसे उसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र का पेपर पूरा का पूरा कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा, आज मैं यहाँ से आपको सेट बी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर किस प्रकार से लिखने होंगे आपको। पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रहती है, तो देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है ना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका उत्तर सा आ जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तब सीमांत उपयोगिता है, तो देखिएगा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आ नंबर का। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ता है, वे वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं की जगह उपयोग की जाती है, तो देखिएगा उनको क्या कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब कार की मांग का वक्र होता है, तो देखिएगा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब कार की मांग का वक्र क्या होता है, नीचे की ओर होता है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में मांग की कीमत लोच का अर्थ होता है, तो देखिएगा मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ होता है, कीमत में परिवर्तन, तो छठे का उत्तर ये आ जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग देख लें, यहाँ तक का सही विकल्प वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको इतने बता दी है। अब इसके बाद में यहाँ से देख लें क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है, तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं, सीमांत लागत, यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, तो इस जगह पर आपको क्या लिखना होगा, अधिक। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं समष्टि दृष्टिकोण से होता है, तो इस जगह पर आपको क्या लिखना, समष्टि। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, तो देखिएगा भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, मांग वक्र का ढलान वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर होता है, तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिखना है, आवश्यक वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, औसत समप्राप्ति को कहा जाता है, तो देखिएगा इसको औसत आगम भी कहते हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, इसको क्या कहते हैं, औसत आगम। तो इस प्रकार से आप सब लोग लिख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत, इसका सूत्र होता है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का देख लें जितना कि मैंने आपको बताया है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हो कि जो पेपर मैं आपको बताता हूँ वैसा का वैसे ही पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में आता है, तो इसके लिए आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब इसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन पढ़ लें जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखिएगा जोड़ी का मिलान आप लोगों को कैसे पूरा करना है, चलिएगा समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, टिकाऊ सामान रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, जीडीपी की जोड़ी का मिलान हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी मिल जाएगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ी का मिलान हो जाएगा 1935 से। उसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
49 से, और उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र होगा और प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित क्षेत्र होगा। तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का समझ ले जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो प्रश्न नंबर 3 आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा आगे इस प्रकार से पेपर आपसे पूछा जाएगा, आप सब लोग यहाँ से पूरे पेपर को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा आगे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ ले, जिसमें कि क्या लिखा, सत्य असत्य बताइए। तो देखिएगा सत्य असत्य आपको कैसे बताना है। पहला क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो देखिएगा पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, समस्त बैंक रिजर्व बैंक के अधीन होते हैं। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋण देते हैं। तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को औसत पूर्ति कहते हैं। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, जनसंख्या में वृद्धि का पूरा प्रभाव व्यक्ति पर आय पर नहीं होता है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह अवधारणा है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा देख लेंगे आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा पहला देखते हैं, उच्च, ये इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा इसका मतलब होता है WTO। WTO का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा लिखा है UN का क्या नाम है, इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो देखिएगा भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में GST का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना क्या नाम है इसका पूरा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, साख से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा वित्तीय क्षमता को साख कहते हैं। उसके बाद में ये लिखा NDP का पूरा नाम। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा नाम होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लें जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखिएगा आगे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा है, 7 ये दिया गया है, 8वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार के A to Z क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। और इसके बाद में 8वां क्वेश्चन ये लिखा है, 9वां ये लिखा है, 10वां क्वेश्चन ये लिखा गया है, 11वां ये लिखा है, 12वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा गया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे, 16 को देख लें, 17 को देख लें, 18 को देख लें, 19 को देख लें, 20 को देख लें, 21 को देख लें, 22 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 23वां क्वेश्चन लिखा है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैंने इस पेपर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं और ये आपका सेट बी है। जी हाँ, अगर आपके पास में सेट बी वाला पेपर आएगा ना तो पूरा का पूरा पेपर आपका ऐसा कैसे आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप सेट बी का सोचकर बैठे हो, कभी कभी आपके पास में ए आ जाता है, कभी सी आ जाता है, कभी डी आ जाता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल इसी पेपर के भरोसे ना रहें। मैंने आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए हैं, तो आप सभी लोग चारों सेटों को अच्छे से देख लो ताकि आपके पास में कोई सा ही सेट पेपर आए आपका इसके ऊपर कुछ भी असर ना पड़े। तो इसलिए आप चारों सेट पेपरों को अच्छे से देख लें और इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। तो आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।